स्टार्ट करते हैं। किडनी एंड यूरेटर वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हमें देखना है वो कंजेनाइटल एनोमलीज देखनी है, किडनी की भी यूरेटर की भी। तो पहले किडनी वाली कंजेनाइटल एनोमलीज देखेंगे कि क्या कंजेनाइटल डिजीज होती है किडनी में। तो सबसे पहले एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है रीनल एक्टोपिया। रीनल एक्टोपिया का मतलब होता है कि किडनी जो है असेंड नहीं करी है, नीचे नहीं आई है, एंड यूजुअली लेफ्ट साइड की किडनी का ऐसा होता है। ठीक है। जो एक मतलब आपने ऑर्गन पढ़ा है कि जैसे स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस जो है एब्डोमेन से डिसेंड करती हैं। फॉर्म वो कहाँ होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ? वो फॉर्म होती है एब्डोमेन के अंदर। और आफ्टर मतलब जब पूरा एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो डिसेंड डाउन होती है। इसी तरीके से किडनी जो है वो असेंड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये असेंड होती है, ऊपर की ओर जाती हैं किडनियां। बनती एब्डोमेन में ही है, लेकिन जहां पे बनती हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की ओर जाती हैं अपनी लोकेशन पे। और क्या कहते हैं कि जो रीनल एक्टोपिया वाली कंडीशन होगी, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, एक्टोपिया का मतलब होता है कि गलत जगह पे। ठीक है, तो किडनीज जो है गलत होंगी, गलत पोजीशन पे होंगी, यानी कि वो ऊपर की ओर असेंड नहीं की जहां उनकी नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। और ऐसा देखने के लिए मिलता है केवल लेफ्ट साइड की किडनी में। इसके अलावा इसमें कुछ और ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए कि रीनल एक्टोपिया का क्या मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड की किडनी है वो असेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो मेन टॉपिक हमें कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनी में देखना है, मेन टॉपिक हमें हॉर्सशू शेप किडनी देखनी होती है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस देखना है, एंड एक और डिजीज है पॉलीसिस्टिक, शायद मैंने इसमें, हाँ ये है पॉलीसिस्टिक किडनीज। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी एक कंजेनाइटल एनोमली भी है और अपने आप में अलग से मेंशन भी किया हुआ है कि ये टॉपिक हमने पढ़ना है। तो हॉर्सशू शेप किडनी क्या होती है? जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी किडनी जिसका शेप हॉर्सशू शेप जैसा हो। नॉर्मली क्या होती है, बीन शेप होती है किडनी। ठीक है, तो ये जो कंजेनाइटल एनोमली है हॉर्सशू शेप किडनी की, इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो लोअर एंड होता है किडनी का, उस लेवल पे ये फ्यूज रहता है फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे। एंड वन मतलब बहुत रेयरली ये देखने के लिए मिलता है। इसका फोटो दिखा देती हूँ, फिर समझ आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ना दो अलग अलग किडनी होती है, लेकिन जो हॉर्सशू शेप किडनी होती है ना, उस तरीके से पूरी जुड़ी हुई रहती है और एक ही रहती है वो। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसका नाम है ये कंजेनाइटल एनोमली, और ये हॉर्सशू शेप किडनी कहलाती है। नॉर्मली किडनीज कैसी हैं, दो अलग अलग है, लेकिन हॉर्सशू शेप में क्या है, ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होती, इकट्ठी रह जाती हैं और एक हॉर्सशू शेप बनता है इसमें। तो इसको कहते हैं हॉर्सशू शेप किडनी, ये ध्यान रखेंगे। ये कंजेनाइटल एनोमली है और फ्यूज कहाँ पे होती है, लोअर एंड पे होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं किडनी का जो लोअर एंड है उस एरिया पे ये फ्यूज है और एक हॉर्सशू शेप बन रहा है। इसके अलावा ये क्या है, हजार में से किसी एक, ठीक है, हजार लोग पैदा हुए हैं तो उसमें एक व्यक्ति में हॉर्सशू शेप किडनी पाई जाती है। तो 1:1000 का इसका रेशियो रहता है, इस रेशियो में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा क्लिनिकली देखो, अब क्लिनिकल फीचर्स में हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा इस डिजीज में? तो इस क्लिनिकल फीचर्स में हमें जो है देखने के लिए मिलेगा कि जो यूरेटर्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि वो इस्थमस के लेवल पे क्रॉस ओवर कर रहे हैं, जिसके कारण स्टेसिस एंड स्टोन फॉर्मेशन की दिक्कत हो सकती है। देखो, एक मिनट, नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम में एक बार बता देती हूँ।
देखो ये किडनीज है, किडनी से निकलने वाला एक ट्यूब जिसके थ्रू जो यूरिन है वो नीचे ब्लैडर में जाएगी, वो चीज है यूरेटर। यूरेटर के बाद आता है ब्लैडर, ब्लैडर के बाद ठीक है ब्लैडर पे होते हैं स्पिंटर्स और फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन जो है सारा का सारा बनता है किडनी में, और बनता कैसे है, ब्लड से। ठीक है, पूरा ब्लड फिल्टर आउट होता है और यूरिन बनता है किडनी में। जब किडनी में क्या है कि लगातार यूरिन बनता रहता है, तो लेकिन हम उतनी बार लगातार तो यूरिन नहीं पास होता किसी भी व्यक्ति का। तो क्या होता है कि वो जो यूरिन है वो लगातार बन बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब ब्लैडर की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो ब्लैडर स्ट्रेच होता है। इसमें कुछ नर्व्स होते, कुछ मसल्स होती है। ठीक है, ब्लैडर की जब मसल्स स्ट्रेच होगी तो उससे सिग्नल पहुंचता है ब्रेन में। ब्रेन क्या करता है कि जो स्पिंटर्स हैं ब्लैडर के उनको रिलैक्स कराएगा। जब स्पिंटर रिलैक्स होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होगा, लेकिन वो होगा कब, जब ब्लैडर है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक यूरिनरी ट्रैक की एनाटमी है जो आपको पता होनी चाहिए कि यूरेथ्रा क्या है, यूरेटर क्या है। तो यूरेटर ऊपर होता है, फिर यूरेथ्रा नीचे होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक सेकंड बताती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, यूरेटर्स जो है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर रहता है। यूरेटर्स का क्या है कि वो प्रॉपरली नहीं आ पा रहे। आप देखोगे तो किडनी के ऊपर से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल एनाटमी में क्या है कि किडनी के ऊपर से नहीं होते हुए आते, साइड से होके आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा इनको ऊपर से आना पड़ रहा है, तो इसके कारण क्या देखने के लिए मिलता है, इसके कारण देखने के लिए मिलता है कि यूरिन जो है प्रॉपरली फ्लो आउट नहीं हो पाता। प्रॉपर यूरिन का फ्लो यूरेटर से मेंटेन ना होने के कारण यूरिन का स्टेसिस देखने के लिए मिलता है, यानी कि यूरिन पूरी तरीके से ड्रेन नहीं होता, यूरिन का स्टेसिस दिखता है। और स्टेसिस होने के कारण यूरिन का हमें स्टोन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है। इस्थेमस कौन सा पोर्शन है, इस्थेमस लोअर पोर्शन है किडनी का। ये देखो इसमें मार्क किया हुआ है इस्थेमस कौन सा है। ठीक है, किडनी वाला पोर्शन है, किडनी जहाँ पे नीचे फ्यूज हो रखा है वो चीज इस्थेमस है। और इस्थेमस के ऊपर से होते हुए यूरेटर आ रहे हैं, जिसके कारण क्या है, यूरिन का फ्लो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण स्टोन फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे रहता है कि स्टोन फॉर्मेशन इनमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बाकी इन लोगों को कोई कंप्लेन नहीं होती है। अगर ये बात है कि कभी एक्सीडेंटली हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लिया तो पता चल जाता है हॉर्सशू शेप किडनी है, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ होती है इन लोगों की भी, पता नहीं चलता बहुत लोगों में। कई बार जब ऐसे स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है तब हमें पता चलता है, अदरवाइज इसमें कुछ नुकसान नहीं है कि कोई बहुत दिक्कत वाली बात है, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा या ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लाइफ रहता है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी केवल सिम्टम्स है तो हमें करना है, क्योंकि हम किडनी को दो काट के अलग अलग नहीं कर सकते, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, दो किडनीज को काट के अलग अलग आप सोचे कि हम सेपरेट करके नॉर्मल जैसा बना दे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो जैसा है वो वैसे ही रहता है, उसको कोई लाइफ में परेशानी नहीं आती। बट हमें ध्यान रखना है कि हॉर्सशू शेप किडनी अगर किसी में पाई जा रही है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल होता है। और इसमें एज सच कोई खास सिम्टम्स देखने के लिए मिलते नहीं है। ठीक है, और इमेजिनिंग जब हम कराएंगे, ठीक है, इमेजिनिंग में हम क्या करवाएंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। पाइल इसमें इंट्रावीनस पाइलोग्राम में क्या करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड लेते हैं। ठीक है, जब डाई इंजेक्ट करके अल्ट्रासाउंड लेंगे पेशेंट में तो हमें देखने के लिए मिलेगा फ्लावर वास अपीयरेंस इन केस ऑफ हॉर्सशू शेप किडनी। अब अब ऐसा नहीं है, फ्लावर वास तो क्या होता है, मतलब वो जिसमें
फूल रखे जाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर वास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम उसी के जैसे शेप का लगेगा, लेकिन हाँ एक मतलब कटोरे टाइप का एक फ्लावर वास जैसा रखा हो, उस तरीके से देखने के लिए मिलता है। आप इसमें देखें तो सफेद सफेद सा ऊपर की साइड एक कर्व सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, तो उसी चीज को फ्लावर वास स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि हमें हाँ, इसमें यहाँ पे देखो एरो लगा हुआ है जहाँ पे, ठीक है, एरो लगा हुआ है, ये पूरा एक कर्व सा स्ट्रक्चर बन रहा है, यू शेप का फ्लावर वास अपीयरेंस इसको कहते हैं। ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी जब हम करवाते हैं हॉर्सशू शेप किडनी वाले पेशेंट्स की। और बस केवल इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा हॉर्सशू शेप किडनी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनीज के अंदर ही, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी। ये अपने आप में अलग टॉपिक भी है। पॉलीसिस्टिक किडनी नाम से पता चल रहा है, पॉली माने मल्टीपल, सिस्टिक माने सिस्ट, ठीक है। तो जब किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट पाए जाए तो वो चीज कहलाती है पॉलीसिस्टिक किडनी। ये देखिए इस तरीके से मल्टीपल सिस्ट जब किडनी के ऊपर पाए जाए तो ये चीज कहलाती है पॉलीसिस्टिक किडनी। एंड देखो नॉर्मल किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ओके। नॉर्मल से बड़ी भी हो जाती है ये साइज में, ठीक है, और बहुत सारे सिस्ट यहाँ मौजूद होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी से कहते हैं। तो ये क्या है, एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है जो कि कब मैनिफेस्ट करती है, कब अपने लक्षण दिखाती है, 2 to 3rd डिकेड ऑफ लाइफ, यानी 20 से 30 साल के जो पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स, उनमें ये अपना सिम्टम्स को प्रेजेंट करती है, उनमें ये अपने लक्षण दिखाती है। तो ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है जो कि 2 से 3rd डिकेड ऑफ लाइफ में 20s to 30s में अपने लक्षण दिखाती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या है, मतलब ना इसका कोई कॉज नहीं है, किस कारण से हो रही है इसका कुछ नहीं है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है, अगर फैमिली में किसी को है तो ये पास ऑन होती है, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि इरेगुलर अपर एब्डोमिनल मास, पैल्पेट करेंगे जब हम इस तरीके के पेशेंट्स को तो हमें फील होगा कि एबनॉर्मल सा मास हमें फील होगा, लॉइन पेन होगा, ठीक है, फ्लैंक्स वाला जो एरिया होता है, पार्श्व वाला एरिया, उस साइड पेन होगा जहाँ पे किडनीज रहती है। इसके अलावा क्या है, हिमेचूरिया रहेगा, यूरिन निकलेगा, सॉरी ब्लड निकलेगा यूरिन में, हिमेचूरिया रहेगा। हिमेट जो वर्ड है ब्लड के लिए, यूरिया इज फॉर यूरिन, तो हिमेचूरिया माने ब्लड इन यूरिन। इसके अलावा इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है इन पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन रहता है, एंड यूरेमिया हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यूरेमिया का मतलब होता है यूरिया कंटेंट रेज्ड इन ब्लड, ये चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा जैसे पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी हो रखा है, ठीक है, उसके साथ और भी कुछ ऑर्गन्स में उसको सिस्ट मिलेंगे, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है इट इज एसोसिएटेड विद सम अदर एनोमलीज एज वेल, जैसे कि लिवर में सिस्ट होना, स्प्लीन में सिस्ट, पैनक्रियाज में सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट। तो जो पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक डिजीज के हैं उनमें क्या रहता है कि उनमें ये सारे ऑर्गन्स में भी सिस्ट होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डायग्नोस हो चुका है तो पॉसिबिलिटी है कि ये सारी ऑर्गन्स में भी उसके सिस्ट मौजूद होगा, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या हमें बीमारियां एसोसिएटेड देखने के लिए मिलेंगी विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो वो होता है बैरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बैरी एन्यूरिज्म एक टाइप ऑफ डायलिटेशन है, ये देखो नॉर्मली ब्लड वेसल कैसी होती है, लेकिन जब इस तरीके से डायलेट हो जाए, फूल जाए, पाउच जैसा बना लें, तो वो चीज एन्यूरिज्म कहलाती है। एन्यूरिज्म के बहुत सारे टाइप होते हैं, फ्यूजिफॉर्म है, सेक्युलर है, इसी तरीके से एक एन्यूरिज्म है जो कि होता है बैरी एन्यूरिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्युलर एन्यूरिज्म है, इसी का नाम बैरी एन्यूरिज्म है, चाहे बैरी एन्यूरिज्म, सेक्युलर, ये सब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये एन्यूरिज्म ना कहीं भी देखने के लिए मिल सकता है, कोई भी ब्लड वेसल में कोई भी
आर्टरी है, कोई भी वेन है, कहीं भी देख सकता है। तो ये बैरी एन्यूरिज्म जो है इन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स देखने के लिए मिलेगा। मिट्रल वेल्व कहाँ होती है? हार्ट में होती है, जो कि ब्लड के बैकफ्लो को रोकती है। तो ये चीज का क्या है? प्रोलैप्स वहां पे देखने के लिए मिलेगा। वो भी जो वेल्व है हार्ट में वो भी डिस्ट्रॉयड मिलेगी, प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा कोलिनिक डाइवर्टिकुलम इन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलेगा। डाइवर्टिकुलम मैंने आपको बताया था क्या होता है? पाउचेस जैसे बन जाते हैं। तो जब कोलॉन वाले एरिया में ऐसे पाउचेस जैसे बन जाए तो वो चीज है कोलोनिक डाइवर्टिकुलम। इसके अलावा कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस, ठीक है? फाइब्रोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है? हार्ड होके सिकुड़ जाएगा, जैसे ठीक है चलो, हार्ड होके सिकुड़ जाना। और कंजेनाइटली उनका जो लिवर है हार्ड एंड सिकुड़ा हुआ सा मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो डाइवर्टिकुला क्या होता है? ऐसे पाउचेस जैसे बन जाना। तो जब कोलोन वाले पोर्शन में बन जाए ऐसे पाउचेस जैसे, तो ये हो जाएगा कोलोनिक डाइवर्टिकुलम, जो कि हमें कहा इन पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है? ऐसे देखो पाउचेस जैसे बन गए ना, सिस्ट के जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सिस्ट नहीं होते हैं, पाउचेस टाइप होता है। तो ये चीज है, ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें हिपैटिक फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलेगा, यानी हार्डनिंग एंड श्रिंकेज ऑफ लिवर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? इसमें देखो दिख तो नहीं रहा, खैर, बट आप समझ जाइए फाइब्रोसिस का मतलब होता है श्रिंक हो जाना, ठीक है? श्रिंक हो जाएगा, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ये सारी जो डिजीज हैं ये हमें एसोसिएटेड मिलेंगी अलोंग विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके अलावा अब अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो इमेजिनिंग करवाने पे हमें दोनों किडनीज में सिस्ट है ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि लिवर है, स्प्लीन है, ओवरीज है, इन ऑर्गन्स में भी सिस्ट पाए जाएंगे इन पेशेंट्स में। और इंट्रावीनस पाइलोग्राम जब कराएंगे तो यहाँ पे 3B अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है, जिसको कहते हैं बिग ब्रेजर बाइलेटरल, या इसी चीज को कहा जाता है स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी। जैसे क्या था हमारा, जब हॉर्सशू शेप पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या देखने के लिए मिल रहा था? हमें फ्लावर वास अपीयरेंस मिल रहा था, और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी, ठीक है? ये देखो इसमें स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है, जैसे स्पाइडर के लेग्स हो उस तरीके से देखने के लिए मिलता है हमें। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसका अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड से क्या है कि हम उसका, चलो ये वाला पॉइंट स्किप कर दो, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसमें अल्ट्रासाउंड, ठीक है? अल्ट्रासाउंड से हमें जो उसमें सिस्ट है मल्टीपल वो देखने के लिए मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि जो ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, ट्रीटमेंट क्या है इनका? ट्रीटमेंट में सर्जरी जो है इज इनएविटेबल, माने कि सर्जरी भी कुछ खास कर नहीं पाएगी यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल सिस्ट है, आप किडनीज तो पूरी रिमूव कर नहीं सकते, है ना? तो कुछ खास करेगी नहीं। एंड इनएविटेबल का मतलब है कि जो भी है हम सर्जिकल इंटरवेंशन ही कर सकते हैं कि वो सिस्ट को जो है रिमूव करने की कोशिश की जाए, या उन सिस्ट को फोड़ने की कोशिश की जाए, जिससे बाकी जो किडनी का टिश्यू है वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाए, ठीक है? तो सर्जरी इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब हो गया कि ये हमें यहाँ करनी ही पड़ेगी, दैट कांट बी अवॉइडेड, ठीक है? इसके अलावा इसमें लो प्रोटीन डाइट की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे यूरिया बढ़ा हुआ है ब्लड में, ठीक है? तो
यूरिया हम और ना बढ़ाना चाहें, ठीक है, और प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट भी किडनीज नहीं कर पा रही हैं, इस सब का भी ध्यान रखेंगे। तो लो प्रोटीन डाइट है। इसके अलावा जो सर्जरी मेन है इसमें वो है रोमसिंग्स ऑपरेशन। इसमें क्या करेंगे, हम अनकैप द सिस्ट, सिस्ट को फोड़ देते हैं, रिलीव्स प्रेशर ऑन द पैरेन्काइमा। सिस्ट को फोड़ने से होगा क्या कि जो पैरेन्काइमा पे प्रेशर पड़ रहा है किडनी के, वो किडनी की जो टिश्यू है उस पे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा और वो अपना नॉर्मल फंक्शन कोशिश करेगी करने की, ठीक है। तो हम इसमें सिस्ट को अनकैप ही करते हैं। इसके अलावा बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, रोसिंग्स ऑपरेशन है जो मेन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था पॉलीसिस्टिक किडनी। फिर नेक्स्ट जो है हमारी डिजीज वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, किडनी में एक तरीके से पानी भर जाना या किडनी फूल जाना, ठीक है, आसान भाषा में बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से किडनी फूल जाना, यूरेटर जो है पूरा ऐसे फूल गया है सब, तो किडनी विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस है नॉर्मल किडनी। तो ये आपने ध्यान रखना है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब ये होता है। लेकिन क्या है ना, इसमें कोई, ये देखो, पूरा किसी कारण ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यूरिन जो है बाहर नहीं निकल पा रहा, लगातार जो किडनीज है वो यूरिन बनाते जा रहे हैं, लेकिन किसी कहीं पे या तो यूरेटर के लेवल पे, ठीक है, या इधर ही पेल्विस, रीनल पेल्विस के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण जो भी यूरिन बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। और तो अब जब बाहर ही नहीं निकल रहा किडनी से, तो क्या है, वो किडनी के अंदर ही भरता जाएगा, जिसके कारण किडनी फूल जाएगी एंड दिस विल कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पे कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक ये एसेप्टिक डायलिटेशन है, माने यहाँ कोई पैथोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यूरिन ही भर जा रहा है और पूरा किडनीज जो है फूल जा रही हैं एंड यूरेटर वाला एरिया पूरा फूल जा रहा है। तो ये क्या है, एसेप्टिक डायलिटेशन है रीनल पेल्विस एंड किडनी का, ठीक है। रीनल पेल्विस वाला कौन सा एरिया होता है, ये जो जस्ट निकल रहा है बाहर, जिसमें लिखा हुआ है डिस्टेंडेड रीनल पेल्विस, ये एरिया रीनल पेल्विस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका डायलिटेशन है। यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, एक किडनी में भी हो सकती है ये दिक्कत, दोनों किडनी में भी हो सकती है। तो जब एक किडनी में ये दिक्कत हो तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन है, या इंट्राल्यूमिनल। एक्स्ट्राम्यूरल माने कि कुछ बाहर से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, किडनी और जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर नहीं, उसके आसपास कुछ मौजूद है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, जैसे कि ट्यूमर्स सराउंडिंग द यूरेटर, यूरेटर के आसपास कोई ट्यूमर मौजूद है जो कि उसे कंप्रेस करे। इसके अलावा कोई रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है। फाइब्रोसिस के क्या कारण, फाइब्रोसिस के कारण क्या होता है, कोई भी टिश्यू श्रिंक कर जाता है, अपना नॉर्मल जो उसका साइज है, उसकी इलास्टिसिटी है, वो सब कुछ लूज करके श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा रेट्रोकेवल यूरेटर, इसको दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखिए, इस तरीके से अगर घूम के आए यूरेटर, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है रेट्रोकेवियल यूरेटर। ये देखिए ऐसे, ठीक है, नॉर्मली लेफ्ट साइड वाली इमेज है ऐसा आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ब्लड वेसल के थ्रू ऐसे घूम के आ रहा है, तो इसके कारण भी क्या है, कंप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं यूरेटर के, एंड यूरिन पूरा बाहर नहीं निकलेगा और फिर क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये चीज है रेट्रोकेवल यूरेटर। इसके अलावा और दूसरे कॉज क्या, ये सारे तो हो गए एक्स्ट्राम्यूरल, यानी कि ये यूरिनरी सिस्टम के अपने कॉज नहीं है, उसके आसपास की कोई परेशानी है जिसके कारण यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और ये डिजीज हुई। इसके अलावा इंट्राम्यूरल क्या कारण हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल का आपको मतलब ये समझना है कि, एक मिनट,
इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? देखो, जो यूरेटर होगा, ठीक है, यूरेटर है, पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें अपनी वॉल है, उस वॉल्स की कुछ लेयर्स होती है, ठीक है। तो जब उन वॉल्स में दिक्कत हो तो उसकी, जैसे क्या है कि ये यूरेटर है, ठीक है। अब जो ये पिंक कलर का मैंने बना रखा है, इतनी इसकी थिकनेस है, तो इसके अंदर भी तो कुछ लेयर्स मौजूद होंगी ना। तो जब इन लेयर्स में कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी हो, जब वॉल्स में कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी हो, तब वो चीज इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में जानी जाती है। जैसे कि स्टेनोसिस या पीवीओ जंक्शन, यानी कि स्टेनोसिस का मतलब आप समझिए कि ब्लड वेसल्स इस तरीके से ऐसे ऐसे पतली हो जाएं, ठीक है, आपस में सिकुड़ जाएं। हाँ, दिखा देते हैं। ये देखिए, नैरो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, इस तरीके से सिकुड़ जाना, ठीक है, आपस में चिपक गए हैं, उन वॉल्स में कुछ ऐसा हुआ कि वो आपस में चिपक गए, तो ये पीयूजे है। इसी चीज को स्टेनोसिस भी कहा जाता है, एकदम पतला हो गए, नैरो हो गया। तो ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? यूरेट्रोसील हो सकता है। यूरेट्रोसील का क्या मतलब होता है कि यूरेट्रोसील, जैसे यूरेटर है, वो यूरिनरी ब्लैडर में एक एंगल पे आता है, ठीक है। ये ब्लैडर है, ऊपर से जब वो आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं स्वेलिंग जैसी बन जाना, वो यूरेट्रोसील होता है, ठीक है। डायलिटेशन ऑफ टर्मिनल इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ, चलो दिखा देती हूँ। ये देखिए, जिस जहां पे आया उसके ही के इस तरीके से अंदर की ओर आता है, और अंदर आके वो फूल जा रहा है। टर्मिनल एंड जो है वो यूरेटर का, वो फूल जाए इधर इंसर्ट होने पे, और इसके कारण क्या होगा? उसका भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से फूल जा रहा है, ठीक है। ये चीज कहलाती है यूरेट्रोसील। यूरेटरी फूल जा रहा है ब्लैडर में इंसर्ट होने पे, तो ये चीज है यूरेट्रोसील, ठीक है। ये भी कुछ वॉल्व की दिक्कत के, वॉल की दिक्कत। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई कैलकुलस है वॉल्व में आसपास बना हुआ, या फिर नियोप्लाज्म है जो कि यूरेटर के आसपास मौजूद है, तो ये सारे इंट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि यूरेटर के अंदर कोई दिक्कत है, जैसे कि स्टोन फंस गया है, ठीक है, या क्या हो गया है कि पेपिलरी नेक्रोसिस, यानी कि कोई किडनी का डेड टिश्यू टाइप है, वो आया और उसने ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया यूरेटर के अंदर, ठीक है। और एक मांस जैसा, जैसे कचड़ा जम जाता है, उस तरीके से ये कचड़े के रूप में जम गया ये डेड टिश्यू, जबकि इसे एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए था, और फिर इसने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये सारी जो कॉजेज हैं वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस की, कि किस तरीके से यूरेटर के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यूरिन का फ्लो रुक जाता है, और वो ऊपर वापस जाके किडनी में डायलिटेशन, यूरेटर में, पेल्विक एरिया में, सब जगह डायलिटेशन करा देता है, रीनल पेल्विस में, ठीक है। ये सारी। अब बाइलेटरल किडनी, मतलब बाइलेटरल, ये तो बात हो गई कि जब एक ही किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अब जब दोनों किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसका क्या कारण है? तो ये सारी ही कारण हमें बायलेटरल में भी देखने के लिए मिलेंगे, जो हमने यूनिलेटरल के पढ़े, लेकिन ये चीज थोड़ी सी रेयर है। मेन जो कारण है बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का, वो है पीयूवी, यानी कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, यूरेथ्रा का एट्रेसिया। इसके अलावा बीपीएच हो जाएगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, या फिर पोस्ट ऑफ ब्लैडर नेक स्कारिंग, ठीक है। यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर है, फाइमोसिस है, ये सब हो जाएगा। पीयूवी की बात करूं तो ये देखिए, नॉर्मली क्या है, यूरेथ्रा में वेल्व मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का वेल्व बन जाए ना, जैसे हार्ट में वेल्व होते हैं, उस तरीके का एक वेल्व अगर यूरेथ्रा में बन जाए, तो वो क्या करेगा? यूरिन को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, उसको ना ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वो चीज, और फिर यूरिन
फ्लो नहीं हो पाती यूरिन का प्रॉपरली, इसी वाले फोटो में ठीक दिखाया है। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में एरो बना के दिखा रखा है, इस तरीके से एक वॉल्व बन जाता है, पोस्टीरियर वॉल्व, ये भी सीधा वॉल्व नहीं, पोस्टीरियर कि ऊपर की ओर यूरिन को धकेल रहा है, ठीक है, जाने नहीं दे रहा है। तो ये चीज है, ये एक तो हाइड्रोनेफ्रोसिस करा देता है। दूसरा क्या है, यूरेथ्रल एट्रेसिया, ठीक है, एक एट्रेजिया का मतलब होता है एब्सेंट होना, तो यूरेथ्रल एट्रेजिया का मतलब ये देखिए उसकी ओपनिंग ही नहीं है, ठीक है, ओपनिंग का ना होना इज यूरेथ्रल एट्रेसिया। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से रहता है यूरेथ्रल लिट्रेसिया का मतलब कि ओपनिंग वहां पे प्रॉपर नहीं है मौजूद। अगर ओपनिंग ही नहीं है तो यूरिन कैसे जाएगा ब्लैडर में, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यही यूरेथ्रल एट्रेसिया हो गया। बीपीएच का मतलब होता है वो मतलब आम भाषा में आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट बढ़ गया है, ठीक है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इज कॉल्ड यूरेथ, ये बीपीएच। और प्रोस्टेट क्या है, यूरेथ्रा के आसपास मौजूद होता है। यूरेथ्रा ऊपर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा अलग अलग दो बातें, मैंने आपको इमेज इसलिए दिखाया था। यूरेटर छोटा नाम है तो वो ऊपर से निकलने वाला है, यूरेथ्रा ये नीचे वाला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड जो बीपीएच होता है ना, प्रोस्टेट होता है, वो क्या होता है, यूरेथ्रा के आसपास होता है। तो वो क्या करता है, यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है। जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है वो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है, यूरिन एक्सक्रीट आउट बाहर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफ नेक ब्लैडर नेक स्कारिंग, ठीक है, हो सकता है कोई सर्जरी हो रखी हो उस पेशेंट की ब्लैडर में, और उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लैडर का नेक है, जो कि कहाँ खुल रहा है, यूरेथ्रा में, और उस ये ब्लैडर है, ब्लैडर का नेक कहाँ खुलेगा, यूरेथ्रा में, और ये है इसका नेक, ठीक है, और ये चीज क्या है, ये है यूरेथ्रा, ये है ब्लैडर, ठीक है। तो हो सकता है कोई सर्जरी हो रखी हो जिसके कारण ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसकी स्कारिंग हो गई, और स्कारिंग जब होती है ना, कोई भी टिश्यू की जब स्कारिंग होती है या और हीलिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो टिश्यू श्रिंक कर जाता है। तो जब ये श्रिंक कर जाएगा तो ये नॉर्मली फिर इसके स्फिंक्टर्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, जिसके कारण यूरिन प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अभी मैंने दिखाया था आपको। सॉरी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी ना यूरेथ्रा का नैरोविंग ही कहलाता है। ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल यूरेथ्रा देखिए, और बीच में देखिए कैसे एकदम नैरो आउट हो गया, तो ये चीज है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अगर ये भी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं होगा बाहर, और यूरिन का बैक फ्लो होगा, ब्लैक बैक फ्लो होने के कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। और फाइमोसिस, फाइमोसिस तो मेनली क्या होता है कि फोरस्किन जो होती है उसको पीछे पुल बैक ना कर पाना, और फोरस्किन में पुल बैक ना कर पुल बैक उसको ना कर पाने के कारण क्या होता है कि यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो ना यूरिन के फ्लो को रोकती है। तो वो चीज फाइमोसिस है। फाइमोसिस अपने आप में एक डिजीज हमें पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे। बीपीएच है वो हमें पढ़ना है, प्रोस्टेट हमारे सिलेबस में, बाकी सब केवल नाम नाम के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सारे। अब देखो अगर किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसको क्या कंप्लेन होगी, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे उसके, तो उसको रहेगा पेन एंड हैवीनेस इन द लॉइन रीजन। लॉइन रीजन होता है फ्लैंक्स पार्श्व वाला एरिया, ठीक है, वहां पे। इसके अलावा डाइट क्राइसिस वहां पे देखने के लिए मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसमें दो चीजें हैं मेनली, कि पेन एंड लंप डिसअपियर ऑन पासिंग द यूरिन, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो ही किस कारण से रहा है, यूरिन का स्टेसिस हो रहा है, यूरिन पूरा बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वो बैक फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है कि वो किडनीज में स्वेलिंग है, यूरेटर में स्वेलिंग कर रहा है। तो जब यूरिन पेशेंट पास आउट कर देता है तो उसका जो पेन है और जो गांठ जैसी फील हो रही है
लॉइन वाले एरिया में, माने किडनी की लोकेशन के आसपास, तो वो चीज डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को डेल्स क्राइसिस कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में। उसके अलावा अब अगर हम इसकी इमेजिनिंग कराएं, मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन जब कराएं, तो अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड करवा देंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम करा देंगे, ठीक है। इंट्रावीनस पाइलोग्राम हम यहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा ये इतना कुछ आपने ना, आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इन्वेस्टिगेशन आपने ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा बस हम इन्वेस्टिगेशन इसमें दो कराएंगे, एक यूएसजी करा देंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम करा देंगे। और ट्रीटमेंट की बात करें, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। मेनली क्या करना है, डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी करनी है, माने कि जिस भी कारण से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो चीज हमें ठीक करनी है। एंड पाइलोप्लास्टी का मतलब होता है कि यूरेटर में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना, ठीक है। पाइलोप्लास्टी स्पेशली जो शब्द है वो यूज होता है यूरेटर के ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें यूरेटर के जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, वो चीज हम रिमूव करें। अगर वो ही हमने ठीक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, यूरिन का पैसेज नॉर्मल हो जाएगा और फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो मेन दिक्कत है ना, वो यूरेटर के कारण ही है, ठीक है। यूरिन का ब्लड फ्लो, सॉरी, यूरिन जो है प्रॉपर बाहर ना निकल पाने के कारण ही हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने के लिए मिलती है। अगर हमने ये चीज ठीक कर दी तो फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाएगा, ठीक है। किडनी के लेवल पे ऊपर कोई परेशानी नहीं है, सब नॉर्मल है। अब इसी के कुछ नाम दिए हुए, यही पाइलोप्लास्टी के, की एडिसन्स हाइनी पाइलोप्लास्टी, ठीक है। चाहे आप इसको नाम ध्यान रख लीजिए, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। पाइलोप्लास्टी शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन हटाना। इसके अलावा ये जो पाइलोप्लास्टी है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। पीयूजे अपने सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट है, हमने पाइलोप्लास्टी करनी है। पाइलोप्लास्टी क्या होती है, यूरेटर के ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देना है। वो जब हटा देंगे तो यूरिन का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी जो डिजीज है, हॉर्सशू शेप किडनी और रीनल एक्टोपिया एंड ये वाला जो हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सब क्या है, कंजेनाइटल एनोमली कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनीज के अंतर्गत आती हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस तो किडनी एंड यूरेटर दोनों का ही आप कंजेनाइटल एनोमली के अंदर लिखेंगे इसे, ठीक है। एंड पॉलीसिस्टिक किडनी भी कंजेनाइटली होती है, जैसे कि क्या है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसका कोई कॉज नहीं है, अगर फैमिली में चली आ रही है तो चली आएगी, ठीक है। ये डिजीज होगी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। तीन तरीके के मतलब स्टोन हमने पढ़ने हैं, रीनल स्टोन, ब्लैडर स्टोन एंड यूरेटर का स्टोन, ठीक है। तो शुरू करेंगे रीनल स्टोन से। रीनल स्टोन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो है आर डी रफी की कमी, ठीक है। इस ट्रिक का क्या नाम है, आर डी रफी की कमी। तो आर डी, आर फॉर रेंडल्स प्लैग, ठीक है। रेंडल्स प्लैग, प्लैग आप ऐसे समझिए कुछ डेड टिश्यू टाइप, ठीक है, डेड टिश्यू टाइप, रेंडल्स प्लैग। और डी फॉर डाइट एंड रफी, आर फॉर रीनल इन्फेक्शन, ए फॉर अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्यूट। और इसी तरह आगे मैं एक एक करके बताऊंगी, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसे हटा दो सब अभी, यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है उससे ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे आर डी रफी की कमी में आर फॉर रेंडल्स प्लेग, ठीक है। तो जो पहला कॉज है रीनल स्टोन का, वो है रेंडल्स प्लेग। रेंडल्स प्लेग आप ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर टिश्यू जो है किडनी में वो हट गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, खाली जगह मौजूद हुई, और खाली जगह मौजूद होने के कारण, एक्चुअली खाली जगह भी मत बोलो इसे, रेंडल्स प्लेग कैल्शियम डिपोजिशन होता है एक्चुअली, ठीक है। रेंडल्स प्लेग होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है किडनीज में किसी भी कारण से। कोई पैथोलॉजिकल कॉज है जिसके कारण
किडनी में क्या है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, किडनी में ना वो कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, तो उस चीज को रेंडल प्लेग कहते हैं, ठीक है। रेंडल प्लेग साधारण भाषा में समझ लो, खाली वो टिश्यू वगैरह हटना, वो उतना अपने काम का नहीं है, तो उतना नहीं डिटेल में जानेंगे। बस रेंडल प्लेग का मतलब हो गया कि जब कैल्शियम डिपॉजिट हो किडनी में, ठीक है, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं जानना, बट रेंडल प्लेग जो है कैल्शियम डिपॉजिट होता है किडनी में, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो रेंडल्स प्लेग अगर मौजूद है, ठीक है, किसी तरीके का कैल्शियम डिपोजिशन किडनी में मौजूद है, तो ये प्लेग क्या है, अपने आप धीरे धीरे हटने लगता है, हटता है तो फिर भी वहां पे खाली स्पेस टाइप बनेगा, कैल्शियम वहां पे है ही, तो वो बाकी जो कैल्शियम है उस चीज को अट्रैक्ट करके वहां पे स्टोन फॉर्मेशन करवाता है, तो रेंडल्स प्लेग। इसके अलावा जो मेन है वो है डी फॉर डाइट। डाइट में क्या है, जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो विटामिन ए है वो क्या करता है, डीस्क्वेमेशन ऑफ रीनल एपिथेलियम, यानी रीनल एपिथेलियम विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण टूटने लगेगा, और फिर टूट जाएगा तो खाली जगह वहां पे बनेगी और कैलकुलस वहां पे आके कलेक्ट होने लगते हैं। इसके अलावा और क्या है डाइट में जो कि रीनल स्टोन कराएगा, तो अगर हाई कैल्शियम इनटेक है, ठीक है, जैसे कि सीड्स वगैरह, टोमेटो है, कुकुम्बर है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज आइटम्स, जो हाई कैल्शियम डाइट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो रीनल स्टोन के कॉज में वो कंसीडर किए जा सकता है वो चीज। इसके अलावा रीनल इन्फेक्शंस जिन पेशेंट में होता है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शंस, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शंस जिन लोगों में ज्यादा होता है, तो वो जो है एक कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन स्टोन बनने का। देखो मेल्स में जो है ये रेयर होता है यूटीआई, ठीक है, और डिफिकल्ट टू ट्रीट है फीमेल्स में, इजी टू ट्रीट है, और बहुत कॉमनली यूटीआई फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तो इन्फेक्शन में आ गया यूटीआई। ए फॉर आ गया अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है, यानी एक तरीके से पानी की कमी, ठीक है, जो कम पानी पीते हैं वो, ऐसा समझो, क्योंकि अगर कम पानी पियेंगे तो सारे जो सॉल्यूट्स है, सॉलिड पार्टिकल है, वो डिसॉल्व नहीं होगा यूरिन में और एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो जब कोई चीज एक्सक्रीट आउट नहीं होगी क्या, तो वो वहीं किडनी में बची रह जाएगी, और फिर वो क्या है, प्रेसिपिटेट होके हार्ड स्टोन बना देगी, तो अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्यूट। इसके अलावा जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं उनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और यूरिक एसिड, जैसे जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है गाउट पेशेंट्स में, तो गाउट पेशेंट्स भी रिस्क पे होते हैं रीनल स्टोन के। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन पे है, ठीक है, जो बेड रेस्ट पे है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, 3 महीने से अधिक समय वो बेड पे ही हैं, तो उनमें क्या है, डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है, बोन से कैल्शियम टूट टूट के ब्लड में बहने लगता है, तो जब ब्लड में इतना कैल्शियम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनाना ही है उसने। इसके अलावा आई फॉर हमें क्या ध्यान रखना है, आई फॉर इम्प्रॉपर यूरिनरी ड्रेनेज, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम तक यूरिन स्टेसिस कहीं हो गई है, ठीक है, यूरिन या तो कोई बहुत लंबे समय तक यूरिन होल्ड करके रखता है, हमेशा उसकी ऐसी आदत है, या यूरिन का स्टेसिस हो गया, किसी भी कारण से जब यूरिन प्रॉपर ड्रेन आउट ना हो और यूरिन रुका रहे, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में ही, तो वो चीज क्या है, स्टोन बनाने के लिए फिर प्रोन रहता है वो फैक्टर एक। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो सॉरी हॉर्सशू शेप किडनी में भी क्या था, वहां पे स्टेसिस हो रहा था यूरिन का, यूरेटर की क्या हो रहा था, यूरेटर इस्थमस वाले एरिया से निकल रहे थे, जिसके कारण यूरिन प्रॉपरली नहीं बाहर निकल पा रहा था और स्टेसिस देखने के लिए मिल रहा था, और स्टेसिस से वहां पे भी रिस्क जो है रीनल स्टोन का था, तो वही चीज है यहाँ पे भी बताया हुआ है कि यहाँ पे भी किसी भी कारण अगर यूरिन का ड्रेनेज किसी व्यक्ति में हैम्पर्ड है, तो वो रीनल स्टोन के लिए माने जा सकते हैं कॉज, ठीक है। इसके अलावा कमी में वाटर इनटेक की कमी एंड सिट्रेट की कमी होना शरीर में, एंड नॉर्मली जो देखो सिट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा, और वो चीज क्या यूरिन में बाहर निकल जाएगी, तो इस तरीके से कैल्शियम को कभी वो शरीर में रुकने नहीं देगा। लेकिन जिन पेशेंट्स में सिट्रेट कम है वो
जो है एक हाई रिस्क पेशेंट कंसिडर किए जाते हैं रीनल स्टोन के लिए। नॉर्मल सिट्रेट का लेवल कितना होना चाहिए? 300 से 900 mg पर 24 आवर्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये सब तो इसके कॉज हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ स्टोन पढ़ते हैं कि रीनल स्टोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। रीनल स्टोन पहला टाइप है ऑक्जिलेट स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, ठीक है, एंड यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ठीक है। इस और भी होते हैं, जेंथीन स्टोन है, इंडिगो स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है। इस तरीके से मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोन पाए जाते हैं। ये आपने टाइप्स ऑफ स्टोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ऑक्जिलेट स्टोन क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ये, सबसे कॉमनली पाए जाने वाला रीनल स्टोन इज ऑक्जिलेट स्टोन। इसी को मलबेरी कैलकुलाई भी कहते हैं। और इनमें पीक होती है, मतलब नोकीले एंड होते हैं इनमें, जिसके कारण पेन एंड ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है पेशेंट्स में। इसके अलावा ये सिंगल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल गुच्छे में नहीं पाए जाते, अकेले अकेले होते हैं। और रेडियो ओपेक होते हैं ये। हम इसको रेडियो ओपेक होने का ये मतलब है कि यूएसजी में हम इसको नहीं देख पाएंगे, एक्सरे में आराम से दिख जाएंगे। इसके अलावा ये क्या है, एनवेलप लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर सेकेंड टाइप का जो स्टोन है वो है फॉस्फेट स्टोन। ये किसका स्टोन होता है? अमोनियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इनसे होते हैं ये स्टोन, ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सरफेस है इन स्टोन्स की स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होने के कारण ये क्या पेन नहीं करते, लंबे समय तक पड़े रहते हैं। टैगहॉर्न होते हैं ये स्टोन, ये क्या रहते हैं, साइज में बड़े होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं, और पूरा जो है कैविटी को फिल कर देंगे। और क्योंकि इसमें इनिशियली पीक वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, नोकीला एंड कुछ नहीं है इसमें, तो पेन ये इनिशियली करेंगे नहीं, तो लंबे समय तक इग्नोर्ड रहते हैं और साइज इनका बढ़ता रहता है और अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन फिर ये करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे प्रकार का जो स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। जिस ये क्या होता है, मल्टीपल फेसेड होता है, जैसे एक क्यूब होता है ना, मल्टीपल फेस होते हैं, उसी तरीके से ये होता है। और ये नॉन रेडियो ओपेक होता है, यानी एक्सरे में नहीं दिखेगा, इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ठीक है। यूएसजी में ये देखने के लिए मिल जाता है। केवल एक यूरिक एसिड स्टोन ही एक ऐसा स्टोन है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में देखने के लिए मिलता है रीनल स्टोन में से। अदरवाइज बाकी रीनल स्टोन्स हमें किडनी स्टोन्स जो है, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, फॉस्फेट है, ऑक्जिलेट स्टोन है, इन सब के लिए हमें एक्सरे कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इसके अलावा फिर कुछ ये जो टाइप्स ऑफ स्टोन है ना, जेंथीन स्टोन, इंडिगो स्टोन, सिस्टीन स्टोन, ये रेयर है, मतलब ये इतने कॉमन नहीं मिलते। कॉमनली मिलने वाले हैं यूरिक एसिड, फॉस्फेट स्टोन एंड ऑक्जिलेट स्टोन, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन, जेंथीन, इंडिगो, ये सब टाइप्स ऑफ स्टोन है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। कि सिस्टीन स्टोन्स कैसे स्टोन्स होते हैं, ये यंग गर्ल्स में पाए जाने वाले हैं, मल्टीपल होते हैं, पिंकिश येलोविश इन कलर, स्मूथ सरफेस होता है, एंड एयर के साथ जब इनका एक्सपोजर होगा तो हरे कलर के हो जाएंगे। फिर आता है जेंथीन स्टोन। जेंथीन स्टोन्स कैसे होते हैं, ये भी स्मूथ होते हैं, रेयर होते हैं, ब्रिक रेड कलर के होते हैं। एंड इंडिगो स्टोन्स कैसे होते हैं, रेयर होते हैं एंड ब्लू इन कलर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आज बस रीनल स्टोन कंप्लीट करा देती हूँ और यूरेट्रिक वाला कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, रीनल स्टोन के सिम्टम्स की क्या बात है, तो वो रहेगा यूरेट्रिक कोलिक, मतलब एकदम खतरनाक पेन रहेगा, वॉकिंग, जंपिंग, लाफिंग कुछ भी करेगा तो पेन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, एकदम प्रिकिंग पेन, बहुत तेज पेन होगा, वॉमिटिंग है, स्वेटिंग है, स्ट्रेंगुरी, ठीक है। स्ट्रेंगुरी का मतलब होता है कि पेशेंट यूरिनेट करना चाहेगा लेकिन यूरिन उसका निकलेगा नहीं, और ड्रिप ड्रिप करके निकलेगा एंड ब्लड मिक्स निकलेगा, ठीक है, ये चीज है। पल्स जो है बढ़ा हुआ रहेगा इन पेशेंट का, रैपिड पल्स है, टेम्परेचर नॉर्मल से सब नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा 6 से 8 घंटे में यूरेट्रिक कैलकुलाई का अटैक इनको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो मेन सिम्टम है,
ये सब नॉज, देखो वॉमिटिंग है, स्वेटिंग है, स्ट्रेंगुरी है, ठीक है। स्ट्रेंगुरी का मतलब आप समझ जाइए, स्ट्रेंगुरी का मतलब है यूरिनेट करने की कोशिश करेगा लेकिन होगा नहीं, और प्रिकिंग पेन टाइप रहेगा। तो जो मेन सिम्टम है और क्या है, हिमेचूरिया रहेगा, ठीक है। ब्लड में जो यूरिन है उसमें ब्लड आएगा, पाईयूरिया रहेगा, पस भी आ सकता है, टेंडरनेस, पेन रहेगा, गार्डिंग एंड रिजिडिटी ऑफ द मसल, यानी कि जो एब्डोमिनल मसल है एकदम हार्ड हो जाएगी वो, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा एक साइन है जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, रीनल स्टोन का एक साइन होता है जिसका नाम होता है मर्फी पंच साइन, ठीक है। मर्फी हम 3 जगह अलग अलग पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा है मर्फी ट्रायड अपेंडिसाइटिस में, एक हमने पढ़ा है मर्फी साइन, ठीक है। मर्फी साइन हमने पढ़ा है कोलिसिस्टाइटिस में। तीसरी चीज मर्फी के नाम पे आ गई, मर्फी पंच साइन। इसमें क्या होता है, कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल पेन, जब हम जेंटली टैप करते हैं तो पेशेंट को पेन होगा, तो वो पेशेंट है रीनल स्टोन का। ये कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल होता क्या है, तो कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल क्या होता है, इसको रीनल एंगल कहते हैं। ये एंगल मौजूद होता है 12th रिबन स्पाइन के बीच में। ये देखिए 12वीं 12th रिब एंड स्पाइन के बीच में मौजूद जो एंगल होता है वो कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल होता है। इस तरीके से जब हम वहां पे टैप करेंगे ना, अगर पेशेंट बोले मेरे को पेन है, तो हम समझ जाएंगे कि उसको रीनल स्टोन है। और ये चीज, ये देखो सीबीए दिखा रखा है, कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल, ठीक है। ये लोकेशन होती है कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल की। यहाँ पे अगर हम जेंटली टैप करेंगे, मतलब तो पेशेंट को जो है पेन होगा, और पेन तभी होगा जब रीनल स्टोन है, अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति को यहाँ पे पेन नहीं होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो है मर्फी पंच साइन है, हमको रीनल स्टोन के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, डीडी क्या क्या बन सकता है रीनल स्टोन का, यूटीआई, हाइड्रोनेफ्रोसिस, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, ब्लैडर का कैल्कुलाई, रीनल टीबी, पेरिनेफ्रिक एक्सिस, ड्यूडेनल अल्सर, ये सभी कुछ जो है इसका डीडी बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया, एक्सरे हमें केयूबी कराना पड़ेगा, केयूबी स्टैंड्स फॉर किडनी यूरेटर ब्लैडर। यूएसजी कराएंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम कराएंगे एंड सिस्टोग्राम कराएंगे। ये सारे मेन जो 2 काम के हैं वो एक्सरे एंड यूएसजी ही है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या चलता है इनका, तो ट्रीटमेंट जो है इसमें अगर 5 से 6 mm का स्टोन है, ठीक है, तो उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि डायूरेटिक्स दे दीजिए एंड नेफ्रोलिथियाटिक ड्रग, यानी स्टोन ब्रेक करने वाली ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स दे दीजिए, जिसके कारण वो स्टोन टूट के यूरिन में निकल जाएगा बाहर। तो कुछ नेफ्रोलिथिक ड्रग जो स्टोन को तोड़ने के लिए यूजफुल है, पाषाण भेद, गोक्षुरादि, गुगुल, ठीक है ये। इसके अलावा अगर बड़ा स्टोन है, ठीक है, वो अगर इस तरीके से टूट के नहीं निकल पा रहा है, तो बड़े स्टोन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े स्टोन में क्या है, नेफ्रोलिथोटमी या पाइलोलिथोटमी करी जाती है, ठीक है। अगर हम लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी करें रीनल पेल्विस के थ्रू जाके, ठीक है, तो वो चीज कहलाएगी पाइलोलिथोटमी, एंड रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू जाके करे तो वो चीज कहलाएगी नेफ्रोलिथोटमी। इसके अलावा पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत किडनी का पोर्शन काटना भी पड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा स्टोन्स है। तो नेफ्रोलिथोटमी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन टाइप आपको लग रहा है, ये ना एक लेप्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सक करके स्टोन्स को तोड़ के, सक करके खींच के सारे स्टोन्स को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट अगर हम रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू डालें तो वो चीज नेफ्रोलिथोटमी है। अब अगर यही चीज देखो इस तरीके से होता है ये, ठीक है, ये देखो पीसेस जो है ऐसे सक करके पहले ही किडनी स्टोन को तोड़ेगा, उसके बाद फिर खींच के सारा स्टोन्स को निकाल देगा। तो अगर ये हम रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू ये चीज इंजेक्ट करें तो वो है नेफ्रोलिथोटमी, ठीक है, स्टोन्स को तोड़ने वाली टेक्निक्स। और अगर ये चीज हम लोग रीनल पेल्विस के थ्रू इंसर्ट करें तो वो चीज कहलाएगी, ये देखिए हर जगह वही चीज है, ठीक है, ये ये नेफ्रोलिथो ट्रिप्सी है,
नेफ्रोलिथोटमी कहलाती है। और जब हम यही सेम चीज रीनल पेल्विस के थ्रू डालेंगे तो उसको पाइलोलिथोटमी बोलेंगे। ये देखिए रीनल पेल्विस, देखिए कहाँ पे, उधर उधर से डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। और जो रीनल की साइड से डाल रहे हैं वो चीज नेफ्रो वाले में ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सर्जरी करते हैं हम। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें स्टोन्स को तोड़ के खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर छोटे साइज का स्टोन है तो हम कोशिश करेंगे कि यूरिन में ही वो निकल जाए टूट के, ठीक है, तो उसके लिए नेफ्रोलिथियाटिक ड्रग्स एंड डायूरेटिक्स का यूज करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल फिर इसके आगे मैं बताऊंगी यूरेट्रिक स्टोन्स और बाकी डिजीज हम यूरिनरी सिस्टम की पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आज टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, भेज दूंगी लिंक। और ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही है, जो भी डाउट होगा ग्रुप में डाल देना।